तो चलिए आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम प्राचीन साहित्य और मॉडर्न आर्कियोलॉजी के उस अद्भुत संगम का विश्लेषण करेंगे जो दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक की असलियत को उजागर करता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा सफर है जो हमें सदियों पीछे ले जाएगा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5000, पूरा 5000 साल। समय का ये विशाल पैमाना अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने यूपी के सिनौली में एक 5000 साल पुराना योद्धा रथ खोज निकाला है। और पता है, ये रथ बिल्कुल उस 3000 ईसा पूर्व के युग से मेल खाता है जिसे महाभारत का काल माना जाता है। तो यहाँ आकर हम एक बहुत ही दिलचस्प चौराहे पर खड़े हो जाते हैं और ये खोजें हमें निष्पक्ष रूप से ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये प्राचीन ग्रंथ सचमुच घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं का रिकॉर्ड है या फिर ये बहुत ही गहरी रूपक कथाएं यानी एलेगरीज हैं जिन्हें केवल हमें जीवन का सबक सिखाने के लिए रचा गया था। यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे हमें समझना होगा। महर्षि वेदव्यास ने अपनी इस महान रचना को स्पष्ट रूप से इतिहास की श्रेणी में रखा है। अब प्राचीन भाषा में इतिहास का शाब्दिक अर्थ ही होता है ऐसा ही हुआ था। उन्होंने इसे केवल एक काव्य या कविता नहीं कहा। अगर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी होती तो इसे कथा या काव्य कहा जाता है ना। और इस महाकाव्य का जो पैमाना है ना, मतलब वो सच में आपको हैरान कर देगा। 1 लाख श्लोक और 18 लाख शब्दों वाला ये कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। ये सिर्फ एक युद्ध का विवरण नहीं देता, बल्कि पूरी की पूरी हिंदू दार्शनिक विचारधारा को समेटे हुए है। इसमें भगवद गीता के महान उपदेशों के साथ साथ अनगिनत उपकथाएं और धर्मशास्त्र भी शामिल हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हस्तिनापुर की उन पुरातात्विक खोजों को जिन्होंने इस पूरी चर्चा को एक नया ही मोड़ दे दिया। ये जानना आपके लिए वाकई दिलचस्प होगा कि आज भी उत्तर भारत में 35 से अधिक ऐसे पुरातात्विक स्थल मौजूद हैं जो महाभारत में दिए गए भौगोलिक विवरणों से पूरी तरह बिल्कुल सटीक रूप से मेल खाते हैं। चाहे वो कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर हो, सिनौली हो जहां योद्धाओं के रथ मिले, समुद्र में डूबी द्वारका हो, या फिर बरनावा का लाक्षागृह हो। उदाहरण के लिए सोचिए, अभी हाल ही में अगस्त 2020 में पुरातत्वविदों को हस्तिनापुर में प्राचीन मिट्टी के बर्तन मिले और इन बर्तनों पर बने डिजाइन बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अहिच्छत्र में पाए गए थे। अब अहिच्छत्र पांचाल की राजधानी थी जो राजकुमारी द्रौपदी का घर था, जहां से वो शादी के बाद हस्तिनापुर आई थी। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से ये साफ हो गया है कि हस्तिनापुर के ये बर्तन और सिनौली का वो योद्धा रथ दोनों ही लगभग 3000 ईसा पूर्व के हैं। ये कलाकृतियां इन पौराणिक कथाओं को एक बहुत ही ठोस आधार देती हैं और उन्हें 5000 साल से भी पुरानी एक भौतिक वास्तविकता से जोड़ती हैं। चलिए अब सूखी जमीन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन प्राचीन शहरों की जो सदियों से पानी और जमीन के नीचे दफन हैं। समंदर की गहराइयों में छिपे राज तो और भी माइंड ब्लोइंग हैं। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स को गुजरात के तट पर समंदर के नीचे एक पूरा का पूरा डूबा हुआ शहर मिला है। किले की दीवारों और घाटों वाले इस शहर का लेआउट बिल्कुल महाभारत में लिखे गए विवरणों से मैच करता है। इसकी कार्बन डेटिंग भी 3000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच की है। इस खोज ने तो यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। और अगर हम जमीन के नीचे की बात करें तो मेरठ के बरनावा में 3000 साल पुरानी एक अंडरग्राउंड सुरंग मिली है। ये सीधे तौर पर उस कथा से जुड़ती है जहां पांडवों ने लाक्षागृह की आग से बचने के लिए एक सुरंग का इस्तेमाल किया था। ये वाकई साबित करता है कि इन कहानियों का जो बुनियादी फिजिकल ढांचा है वो असल में अस्तित्व रखता है। अब हम आते हैं इस जांच के एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, जो है प्राचीन लिखित रिकॉर्ड और खगोलीय गणना। कर्नाटक के ऐहोल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख मौजूद है जिसे 634 ईस्वी में रवि कीर्ति ने संस्कृत में लिखा था। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महाभारत का युद्ध इस लेख के लिखे जाने से 3105 साल पहले हुआ था, यानी युद्ध का समय ठीक 3101 ईसा पूर्व बैठता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट की उस कैलकुलेशन से पूरी तरह मेल खाता है जिसके अनुसार युद्ध के तुरंत बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। लेकिन रुकिए, यहाँ सब कुछ इतना सीधा और आसान नहीं है। इन सबूतों में कुछ ऐसे विरोधाभास भी हैं जो हमारे सामने एक नया ही पजल खड़ा कर देते हैं। अगर हम अलग अलग टाइमलाइंस को ध्यान से देखें तो उनके बीच एक गहरा टकराव मिलता है।
एक तरफ कार्बन डेटिंग और शिलालेख 3000 ईसा पूर्व की ओर इशारा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शोधकर्ता नीलेश ओक अरुंधति तारे के आधार पर इसका समय 5561 ईसा पूर्व बताते हैं। इसके बिल्कुल उलट संगम साहित्य में राजा उदयन चेरलथिन का जिक्र है, जिसने कथित तौर पर 1300 ईसा पूर्व के आसपास इन सेनाओं को भोजन कराया था। तो भाई, इन अलग अलग दावों के बीच किसी एक सटीक समय पर सहमत होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्या इस महाकाव्य का कोई और मतलब भी हो सकता है? आइए देखते हैं। महाभारत को एक रूपक यानी एक मेटाफर के रूप में। जरा सोचिए, अगर इस विशाल युद्ध के मैदान को हम एक इंसान के मन के रूप में देखें तो क्या होगा? ये नजरिया इन प्राचीन पात्रों को सीधे हमारी साइकोलॉजी और मानवीय संघर्षों से जोड़ देता है। 5 पांडव हमारी 5 इंद्रियों या हमारी अच्छाइयों का प्रतीक बन जाते हैं और 100 कौरव हमारी बुराइयों को दर्शाते हैं। युधिष्ठिर सच्चाई का, भीम ताकत का, तो वहीं धृतराष्ट्र का अंधापन हमारे उस अंधे अहंकार का प्रतीक है जो हमारे ही भीतर की बुराइयों को नजरअंदाज करता रहता है। जिस तरह भीम ने शारीरिक रूप से क्रोध से भरे दुर्योधन को हराया था, क्या हम इसे एक रूपक के तौर पर नहीं देख सकते? ये अपने मन और बुद्धि की शक्ति से योग और ध्यान का उपयोग करके अपने स्वयं के क्रोध पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक हो सकता है। असल में ये हमारे भीतर चल रहा एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष है। यहाँ एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आती है। प्राचीन काल में आधुनिक न्याय प्रणाली, पुलिस या अदालतें नहीं होती थीं, तो समाज में सही और गलत की पहचान स्थापित करने के लिए इन नैतिक संहिताओं को ऐसी दिलचस्प कथाओं में बुना गया था ताकि एक समुदाय के व्यवहार का सही मार्गदर्शन हो सके। और अंततः ये पूरी चर्चा हमारे सामने विचार करने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या इस महान महाकाव्य का असली जादू जमीन से निकली इसकी सटीक ऐतिहासिक सच्चाई में निहित है, या फिर समाज के लिए बनाए गए इसके उस शाश्वत नैतिक ढांचे में जो हजारों साल बाद आज भी हमें सही और गलत के बीच का फर्क सिखाता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?